हेलो साथियों। हम भारत का संविधान पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। भारत का संविधान और ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमारे पार्ट 5 पार्ट हो चुके हैं संविधान के, और अभी हम संविधान का निर्माण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो संविधान के निर्माण से ही था, जिसमें हमने बताया था, ठीक है। और इससे भी पहले हमने बताया है भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या थी, मतलब भारत का संविधान कैसे कैसे बना था, वो था, ठीक है। दोस्तों, तो अगर आप वीडियो को देखे नहीं तो जाके आप उसको देखें, और वीडियो पसंद है तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं चंदन आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल चंदन गुप्ता क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, संविधान का निर्माण, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो आगे जो बच गए थे उसको आगे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। प्रारूप समिति आज का टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हमने संविधान सभा की समितियां पढ़ा चुके हैं, कितनी समितियां बनी थी, टोटल छोटी बड़ी कुल 21 समितियां बनी थी, ठीक है। उसमें से हमने 8 जो बड़ी समितियां थी उसको बताया था, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान की कार्यसभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा का गठन, ठीक है। ये सब हो गया टॉपिक दोस्तों। पीछे वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं तो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रारूप समिति, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रारूप समिति, ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति। तो ये क्या था दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यह वह समिति थी जिससे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों, 7 सदस्य थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और ये कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके बाद 6 और लोग थे, मतलब 7 लोग इस सदस्य में थे। तो एक अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे नंबर पे थे गोपाल स्वामी आयंकर, ठीक है। तीसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पर डॉक्टर एम के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी है। और पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठवां है माधवराव। इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है दोस्तों। एकदम आप एकदम समझ लीजिए हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कभी पढ़े नहीं हैं तब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर इससे पहले मेरा वीडियो देखे भी नहीं है तो उसको जाके देखें, ठीक है। उसमें विस्तार से बताया गया है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये उसी के आगे का पार्ट है, ठीक है। आज दोस्तों संविधान का निर्माण खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। जारी इन्होंने सन 1948 में वीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली, ठीक है। मतलब टीटी की स्मृति से पहले यहाँ पे वीपी खेतान थे, ठीक है। इस समिति में 7वें नंबर पे वीपी खेतान थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। तो टीटी कृष्णमाचारी उनकी जगह पे आए, ठीक है। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। मतलब दोस्तों हमारा संविधान बन गया, इसके बाद भी भारत के लोगों को इस पे चर्चा करने, ठीक है, और इस पे संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। कि आपके हिसाब से अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आप उसको बताएं, हम उसको सही करेंगे, ठीक है। तो ऐसा था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, फिर भी ऐसा किया गया था लोगों के सामने कि कोई असंतुष्ट न रहे संविधान से। अब दोस्तों संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 दिसंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान का पहली बार पढ़ा गया था, ठीक है। मतलब 4 नवंबर 1948 को संविधान को अंतिम प्रारूप पेश किया गया था, ठीक है। और इस बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया था संविधान में। इसमें सभा में इस मंच पर 5 दिन, ठीक है, यानी 4 नवंबर से 5 दिन, 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई, ठीक है। पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ, और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया, ठीक है दोस्तों। मतलब संविधान बनने के बाद भी इस पे आम चर्चा हुई 5 दिन, ठीक है, 5 दिन इस पे आम चर्चा हुई। फिर 15 नवंबर को इस पे खंडवार चर्चा भी फिर से विचार किया गया, ठीक है। खंडवार विचार किया गया, मतलब हर एक खंड पे विचार किया गया। नेक्स्ट, यह कार्य नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। नवंबर 1949 तक चला, मतलब देख लीजिए 15 नवंबर 1948 से इस पे विचार कब तक चला? नवंबर 1949 तक, मतलब पूरे 1 साल इस पे विचार चला, ठीक है। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए।
मतलब 1 साल तक उस पे विचार चला खंडवार, ठीक है। और उसमें 7,563 संशोधन प्रस्ताव आए कि मतलब आपको इसमें संशोधन करना है, इसमें नहीं करना, ठीक है। इनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को, मतलब इनमें से 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन इनमें से वास्तव में 2473 पर ही चर्चा हो पाई, ठीक है। 2473 पर ही चर्चा हो पाई और इसी में संशोधन हो पाया, ठीक है। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित व घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए, ठीक है। मतलब 19 नवंबर 1949 को इसको घोषित कर दिया गया कि हाँ, यह हमारा भारत का संविधान है और इस पर अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए, ठीक है। उस समय कुल 299 सदस्यों में से 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे अभी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, जो हम आपको बताएं। बस आपको ये याद रखना है कि प्रारूप समिति क्या थी, उसमें कितने सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक है। और अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है जिसको हम आपको बताएं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। हम बस समझने के लिए आपको विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है, कि आप संविधान को समझें अच्छे से कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है, फिर क्योंकि इसके बाद आपको कुछ दूसरा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया। एक मिनट दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है, ठीक है, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा, ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 का दिन का उल्लेख प्रस्तावना में इसलिए मिलता है, ठीक है, मतलब प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का दिन का उल्लेख है, किस रूप में, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, ठीक है, सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा, ठीक है दोस्तों। तो 26 नवंबर 1949 को दिन इसलिए उल्लेखित है, ठीक है। और ये आपको मतलब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत ने संविधान को कब अपनाया, ठीक है, या कब लागू किया, या भारत के लोगों ने संविधान को कब सौंपा, अपने को खुद कब सौंपा। तो ये दोस्तों डेट आप याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, ठीक है, मतलब क्या क्या था उसमें। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद ही लागू किया गया था, मतलब जो प्रस्तावना थी दोस्तों, जब पूरा संविधान लिखा जा चुका था उसके बाद प्रस्तावना को लिखा गया, ठीक है। तो आप यहाँ से समझेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों, ठीक है, कि भारत के मूल संविधान, ठीक है, अभी जो हम संविधान पढ़ेंगे इसमें 12 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, 12 अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत की मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है दोस्तों, कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है, कि भीमराव अंबेडकर को क्या क्या कहा जाता है, तो आप उसको यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर इनको संविधान विशेषज्ञ, ठीक है, इनको संविधान विशेषज्ञ भी कहा जाता है। इनको अनुसूचित जातियों का निर्विवाद नेता भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार और आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है इनको, ठीक है। मतलब इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन नामों से
जाना जाता है। इन नामों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनको संविधान विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता के रूप में जाना जाता है, और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, ठीक है। और आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है इनको, किनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, ठीक है। संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शिक्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60 भी दोस्तों मिनट हो गया, अनुच्छेद 60, 324, 364, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे, ठीक है दोस्तों। स्वतः मतलब 26, अभी दोस्तों हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बना था। मतलब भारत संविधान सभा के लोगों ने अपने आप को संविधान को सौंपा था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद थे, ठीक है। जितने भी मतलब 395 अनुच्छेद थे, उनमें से कुछ अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। मतलब 5, और वो अनुच्छेद कौन थे? नागरिकता चुनाव, संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान। जैसे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? टोटल 15 अनुच्छेद थे, ठीक है। जिसमें आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 5 से लगाई 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लगाई 9 तक, ये दोस्तों ये अनुच्छेद थे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 60 था, बीच में 60 है, मिसप्रिंट है, 60 हो गया। फिर 324 हो गया, फिर 364, 367। मतलब आप इसको कैसे भी याद रखें, लेकिन याद रखें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में, ठीक है दोस्तों, शुरुआत के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम गणतंत्र दिवस कब क्यों मनाते हैं आपको पता होना चाहिए, आज के बाद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि संविधान के शेष प्रावधान, ठीक है, मतलब जो 15 अनुच्छेद थे उसको तो तुरंत लागू कर दिया गया था। का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ, और हम लोग इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का शेष प्रावधान लागू हुआ, ठीक है। अब इस दिन का महत्व एक और है, क्या है? इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1930 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है दोस्तों। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में, ठीक है, इसी दिन को पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है। 26 जनवरी दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। किस दिन? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कब? ये लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर, ठीक है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि 26 जनवरी हम लोग यह गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो एक कारण है 26 जनवरी 1950। मतलब इससे अगर पूछा जाए कि 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य यही होगा, मेन आंसर ये होगा कि हम उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो और फिर इसलिए कि और फिर इसी दिन को ध्यान में रखते हुए संविधान के शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आवश्यक तथ्य क्या क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसके आवश्यक तथ्य, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो वे आवश्यक तथ्य क्या हैं उसको हम देखते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को, ठीक है, हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया, ठीक है। मतलब संविधान सभा के मुहर क्या है? वो हाथी का प्रतीक है, ठीक है। फिर दूसरा है सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार एवं कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार और कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एच.बी.आर. अयंगर
को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। HBR अयंकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से याद करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक थे, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान को इन्हीं ने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वध द्वारा किया गया, ठीक है, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया था, ठीक है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वध द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व ज्यामितीय किया है। ये दोस्तों जो भारतीय संविधान लिखा गया है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, और इसको भी नंदलाल बोस ने अलंकृत और ज्यामितीय किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। हमने एकदम जीरो से विस्तार से बताया है कि अगर आप कभी संविधान पढ़े भी नहीं है तब भी आप संविधान को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा।